नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं और हम लोग बराबर इंटरव्यूज को कवर कर रहे हैं। मैम अपना इंटरव्यू दे करके आई है, तो मैम का एक्सपीरियंस जानेंगे इस वीडियो में कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा, इसके अलावा स्ट्रैटेजी वगैरह और उनकी यहाँ तक की जर्नी किस तरह की थी। तो सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैम कैसा इंटरव्यू हुआ आपका? ठीक था, इंटरव्यू सही था। ओके। काफी कॉर्डियल बोर्ड था जी। थोड़ा सा मैम अपने बारे में बताइए, आपका नाम वगैरह, कहाँ से हैं और एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह क्या है? मेरा नाम सौम्या है, मैं प्रयागराज से हूँ और बीटेक किया है मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो मैम ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? और 5th अटेम्प्ट। और इंटरव्यू कौन सा है मैम? इंटरव्यू एंड मेंस? फर्स्ट इंटरव्यू है, सेकंड मेंस है। अच्छा, फर्स्ट इंटरव्यू सेकंड मेंस। तो मैं आऊँगा थोड़ा सा इन सारी बातों पर, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपका इंटरव्यू का वहाँ का माहौल थोड़ा सा जानना चाहूँगा। क्या माहौल था? गई होंगी जब आप काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी फील कर रही होंगी, एंजियस होंगी काफ़ी ज़्यादा, और तो वहाँ जा करके कैसा माहौल था अंदर का? बहुत चिल्ड आउट माहौल था, मतलब इट वाज डिस्कशन जैसा था बिल्कुल। वो आपके व्यूज ओपिनियंस पूछ रहे थे, आप बता रहे थे, फिर मान लो आप थोड़ा अटक रहे थे तो दे वर आल्सो हेल्पिंग। तो बहुत ही चिल्ड आउट था, कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल नहीं था। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला आप लोगों के लिए कुछ नए बैचेस लेकर के आया है, जहां पर आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस की प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में। फॉर एग्जाम्पल एमपीपीएससी का सक्षम फाउंडेशन बैच 2026 के लिए आपको मिलेगा सिर्फ 4,499 रुपए में। एमपीपीएससी के लिए ही मेंस बैच 2025 सिर्फ 2,499 रुपए में। एमपीएसआई का गर्व फाउंडेशन बैच आप लोगों के लिए मिलेगा सिर्फ 1,299 रुपए में। और अगर इस डिस्काउंट पर और भी ज्यादा डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड MB500 का इस्तेमाल कीजिए और पाइए 1,000 रुपए तक का भारी भरकम डिस्काउंट। तो भाई देर किस बात की, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और मेरा कूपन कोड MB500 का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। मैम किस सवाल से शुरुआत हुई आपकी? मैं प्रयागराज से हूँ, तो ऑफ कोर्स महाकुंभ, उससे रिलेटेड इकोनॉमी कैसे जनरेशन हुआ, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कशन ऑन रिलीजन था कि टेम्पल्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं रेगुलेट करता, तो वो प्रॉफिटेबल बन जाएंगे और यही सारे, मतलब अराउंड दैट ओनली। ओके, मतलब महाकुंभ से इस तरह के सवाल। हाँ। इसके अलावा और हॉबी क्या है आपकी? हॉबी से किस तरह का सवाल? मेरी हॉबी स्ट्रीट फोटोग्राफी और वॉकिंग है, तो फोटोग्राफी से कोई सवाल नहीं था। वॉकिंग से एक सिचुएशनल सवाल था कि आप वॉक कर रहे हो और कोई क्रिमिनल दिखता है तो क्या करोगे, मतलब जनरलिस्टिक थोड़ा। अच्छा। इस सब के अलावा और क्या लगता है, IR वगैरह से कोई सवाल था? नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो थोड़ा EVs से रिलेटेड और उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिर पोल्यूशन वगैरह में EVs कैसे हेल्प करेंगे वो। ओके मैम, थोड़ा सा मैं आपका जानना चाहूंगा एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में कि भाई आपने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे आप बोला आपने, तो वहाँ काफी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन IAC क्यों? वो तो मैंने शुरू से सोचा हुआ था कि इसके लिए ट्राई करना है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी है थोड़ा पब्लिक सर्विस वगैरह में, तो इसलिए। क्या कहते हैं बीटेक वाले ज्यादातर क्रैक जो करते हैं, जो रेशियो होता है इंजीनियरिंग वालों का बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो IIT से हो या किसी नॉर्मल कॉलेज से हो, नॉर्मल यूनिवर्सिटी से हो, मतलब उनका रेशियो हमेशा ज्यादा रहता है जब रिजल्ट आता है। तो क्या माइंड सेट होता है उनका, कैसे चीजों को देखते हैं, तैयारी कैसे करते हैं? आपने कैसे तैयारी की? नॉर्मली जैसे सब करते हैं, इंजीनियरिंग तो बस एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, उससे ये डिटरमाइन नहीं होता कि आप सिलेक्ट होगे या नहीं होगे। बट मे बी बिकॉज ज्यादा बच्चे कर रहे हैं इंजीनियरिंग, इसलिए ज्यादा बच्चे इधर भी आ रहे हैं, अदरवाइज इट इज सेम फॉर एवरीवन। उनका पढ़ने का तरीका कुछ अलग होता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, थोड़ा सा परसेवरेंस उनमें ज्यादा होता है, थोड़ा हार्ड वर्किंग में भी होते होंगे। बट अदर देन दैट, कितना पढ़ती थी? आपका शेड्यूल क्या था? मेरा शेड्यूल नॉर्मली था, इनिशियल अटेम्प्ट्स में तो ज्यादा पढ़ती थी, फिर धीरे धीरे जब चीजों का ग्रास्प हो गया तो नॉर्मल 6-7 आवर्स, और जब एग्जाम्स आते हैं तो इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा हो जाती है। अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए, 5 अटेम्प्ट जैसे आपने बताया, थोड़ा सा जर्नी और यहाँ तक पहुँचने का जो माहौल, मतलब जो ओवरऑल आपकी तैयारी का जो रहा है, वो सारी चीजें थोड़ा सा बताइए। तो एक्चुअली मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट कॉलेज के साथ ही दे दिया था, कोविड का टाइम था, कोचिंग वगैरह कुछ नहीं की थी, फिर मतलब मैंने ब्रेक्स नहीं लगाए अटेम्प्ट्स देने में, एक के बाद एक कॉलेज के साथ दिया, फिर नेक्स्ट ईयर दिया, तो फाइनली 3 अटेम्प्ट्स के बाद जाके पिछले साल मेरा क्लियर हुआ था। प्रीलिम्स मेंस दिया था मैंने, बट उसमें भी कुछ 30, 35, 40 मार्क्स से रह गया था,
फिर इस साल दोबारा। तो मैम मैं आपकी थोड़ी सी प्रीलिम्स के बारे में आपकी स्ट्रेटजी जानना चाहूंगा कि आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी किस तरह की थी, क्या आपने चीजों को किस तरह से लिया, क्या क्या रणनीति आपने फॉलो करी थी प्रीलिम्स के लिए? बेसिक बुक्स जो सब पढ़ते हैं वही पढ़ा था, करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर और मैगजीन से फॉलो किए थे। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही PYQs होते हैं, उनको जितना आप लगाओगे, क्योंकि वो चीज़ UPSC का पेपर कोई भी कोचिंग रेप्लिकेट नहीं कर पाती है। तो सिर्फ UPSC के पुराने क्वेश्चंस ही आपके लिए एक वे होते हैं समझने का कि पेपर कैसे बन रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा PYQs लगाओ और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जब प्रीलिम्स आने वाला हो तब आप और ज़्यादा लगाओ, छोड़ दो टेस्ट पेपर्स वगैरह, सिर्फ PYQs लगाओ जिससे कंडीशनिंग हो जाए ब्रेन की। ओके मैम, आपने बता दिया कि PYQs लगाओ, लेकिन PYQs को लगाएं कैसे? बहुत सारे कैंडिडेट जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शुरुआत में तैयारी करते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि PYQs को कैसे लगाया जाए। सिर्फ वो सवाल देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं और उनको लगता है कि बस हो गया हमारा काम, लेकिन काम वहां से आगे स्टार्ट होता है। क्या कहेंगी आप? दो चीजें होती है। पहले तो आप देखो कि हाँ किस पोर्शन से UPSC ज्यादा पूछ रहा है, किससे कम, वो एक चीज हो गई। उससे आपको पता चलेगा क्या अच्छे से पढ़ना है, क्या थोड़ा सा छोड़ भी सकते हो। उसके अलावा UPSC के PYQs देखो तो आपको एक पैटर्न समझ में आता है, ट्रेंड पता लगता है। हाँ, ट्रेंड पता लगता है कि मतलब इनफैक्ट फॉर दैट मैटर तुक्का भी कैसे लगाते हैं उसका भी एक तरीका होता है। एनवायरनमेंट में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है जिनको आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इस तरह का तो सही हो जाता है, तो उस प्रोबेबिलिटी पे आप खेल सकते हो। आप कहीं तुक्का लगाएं, यानी कि एक जो गैस होती है ना, मतलब एक आप अपना बेसिक नॉलेज किस तरह से करें उसको, वही तुक्का लगाने वाला। क्या कुछ अलग टेक्निक फॉलो करनी पड़ती है उसके लिए, या कुछ प्रैक्टिस से वो आ जाएगा? क्या किया जाए उसके लिए? बार बार एजुकेशनल गैस जिसे बोलते हैं। हाँ, पहले तो आपकी स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा जब आपको पता चल जाएगा हाँ क्या चीज़ है। उसके बाद फिर जब आप बार बार PYQs देखोगे आपको खुद पैटर्न समझ में आएगा कि अच्छा एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस ये है जिसमें अगर बहुत नॉर्मल लैंग्वेज यूज हो रही है, सम ये वो इस तरह के वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो वो यूजुअली सही होता है। मतलब एक प्रिपरेशन के बाद फिर आप वो चीजें पकड़ सकते हैं। मैम नोट्स वगैरह बनाए आपने? हाँ। किस तरह से बनाए नोट्स को? क्या किसी एक सोर्स को लिया या कई सोर्सों को मिला करके कंबाइन करके तब जाके नोट्स बनाए आपने? एक सोर्स लिया, उससे नोट्स बना लिया, फिर एडिशन उसमें किया टेस्ट पेपर से, करंट अफेयर से, या जो भी चीज रेलेवेंट न्यूज में आ गई उससे। मतलब वैल्यू एडिशन उसमें करते रहे आप? या ओके। NCERTs वगैरह रिलीवेंट अभी भी रिलीवेंट है NCERTs वगैरह, या NCERTs को अब छोड़ देना चाहिए, जो बच्चे नहीं जाने स्किप कर देना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये बोलते हैं कि अब NCERTs से सवाल नहीं आ रहे हैं, NCERTs को स्किप कर दीजिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ओवरऑल तैयारी में। देखो अगर आपका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है, आप ऑलरेडी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, फिर तो कोई पॉइंट नहीं है। आप इंजीनियरिंग या मैथमेटिकल या साइंसेस बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए इन सब्जेक्ट्स की, तो पढ़ लो। बट मैंने भी बहुत ज्यादा रेफर नहीं किया था, मतलब एक बार पढ़ा, बेसिक्स क्लियर हो गए, फिर छोड़ दिया। आंसर राइटिंग की क्या अप्रोच थी आपकी? किस तरह से आंसर लिखती थी? क्या क्या उसमें डालती थी, मतलब जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर लिया जा सके? डेटा और एग्जाम्पल्स ऐड करो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज कुछ जो नॉर्मल पॉइंट्स है वो सब लिखते हैं, बट उनको आप डेटा ऐड करके और एग्जाम्पल्स से सब्सटैंशिएट करोगे तो आई गेस मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। ChatGPT, AI, जेमिनाई वगैरह इन सब का इस्तेमाल किया? नहीं, मैंने मेंस तक की प्रिपरेशन में तो नहीं किया, इंटरव्यू में किया। फायदा मिला कुछ? हाँ, इंटरव्यू में किया। जैसे परप्लेक्सिटी करके एक AI है, उससे क्वेश्चंस का आइडिया आपको लग जाता है, इस टॉपिक से रिलेटेड ये बनेगा। और जेमिनाई वगैरह का जो ऑडियो वाला फीचर है ना, जो इंटरैक्टिव वाला फीचर है, वो भी यूज कर सकते हो आप। रिलाई कर सकते हैं सब पर आजकल? नहीं, देखो डेटा के लिए और फैक्ट्स के लिए आपको डबल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा डेटा इकोनॉमी वगैरह से रिलेटेड गलत भी दे देता है। मतलब ब्लाइंडली रिलाई नहीं कर सकते? ब्लाइंडली बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते। ओके, तो इस सब के अलावा जो अभी जो 2025 में एग्जाम देंगे अब की बार जो बैठेंगे, क्या कहीं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या क्या करें क्या नहीं करें? इस बीच 2 महीने का ही टाइम रह गया। रिविजन और पेपर्स सॉल्व करना। अभी टेस्ट पेपर्स लगा ले, बाद में PYQ लगा लेंगे। ओके, लास्ट में क्या मैसेज रहेगा कैंडिडेट्स के लिए? कुछ नहीं, मैं तो खुद अभी एक एस्पिरेंट हूँ, सिलेक्शन के बाद मैसेज दूंगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। उम्मीद करेंगे आपका इस बार सिलेक्शन हो, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच मैम।